हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एमओ स्कायर। स्टूडेंट्स, आज जो है फिर 11th क्लास का पार्ट सेकेंड हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड के पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा। पार्ट फर्स्ट में हमने स्टडी किया, फिर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स के बारे में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, कौन कौन से ब्रांचेज हैं उसके, और फिर हम लोग स्टडी किए स्टूडेंट्स की फिजिक्स मैथमेटिक्स से कैसे रिलेटेड है। देन आफ्टर वी हैड मूव जस्ट टू द मेजरमेंट, एंड मेजरमेंट पे फिर हमने मूव किया। तो मेजरमेंट में हम लोग को 3 टॉपिक्स मिला है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम तो पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया है, यूनिट्स भी बता दिया है। और जैसा कि मैंने कहा था स्टूडेंट्स, आज जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो में हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, सो आज हम लोग डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक अबाउट द डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन का स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये डायमेंशंस होते क्या हैं और डायमेंशंस में जो क्वांटिटीज लिए जाते हैं वो क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो डायमेंशन जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। ओके, तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि डायमेंशन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ द रेज्ड पावर ऑफ द बेसिक सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक सिंबल्स लिए जाते हैं, उनके रेज्ड पावर के फॉर्म में हम लोग इसको नोटिस करते हैं डायमेंशंस को। ओके, तो डायमेंशंस को डिफाइन करके कह सकते हैं कि द डायमेंशन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी in the term of raised power of the basic fundamental quantities। ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेज्ड पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाला एक तरीका होता है डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो बेसिक क्वांटिटीज है जिसके बारे में आप स्टडी किए हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 7 ऐसे बेसिक क्वांटिटीज होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखा है स्टूडेंट। जो फर्स्ट बेसिक क्वांटिटी होता था हमारा वो लेंथ होता था, तो हम लोग यहाँ लेंथ लिख लिए। सेकेंड जो होता है स्टूडेंट्स मास होता है। थर्ड हम लोग का होता है टाइम। फोर्थ जो होता है स्टूडेंट्स वो हम लोग का टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिफ्थ जो होता है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड सिक्स जो है स्टूडेंट वो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड फिफ्थ सेवेंथ जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीजों के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इसको अगर डिनोट करना हो तो स्मॉल एल से, इसको स्मॉल एम से, टाइम को स्मॉल टी से, समटाइम ये कैपिटल टी से भी डिनोट होता है, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, या फिर कभी कभी इसको डेल्टा टी से भी डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट को आई से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को एल से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक तरह का नंबर है, तो इसका कोई रिप्रेजेंटेशन टर्म नहीं होता है। अब इसके यूनिट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके यूनिट्स भी हम लोग जान रखे थे पहले से ही। ऐसा यूनिट जो दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, तो हम लोग मीटर लिख दिए। मीटर के लिए भी स्मॉल एम सिंबल यूज करते हैं। मास को यूज करते हैं किलोग्राम में मेजर करने के लिए, तो किलोग्राम के लिए स्मॉल के स्मॉल जी यूज किया जाता है। टाइम के लिए स्टूडेंट सेकंड यूज करते हैं, तो इसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के लिए स्टूडेंट्स केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है, तो एम्पियर को हम लोग ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स कैंडेला होता है, तो कैंडेला को सी डी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स।
एंड फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, तो इसको MO स्मॉल l से बस इतना से भी डिनोट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इसी के डायमेंशन के बारे में स्टडी करते हैं कि इन चीजों का डायमेंशंस क्या होता है। बिकॉज हम लोग जो इस क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, डायमेंशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका डायमेंशंस भी हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो है लेंथ का डायमेंशन स्टूडेंट्स लिखने के लिए हम लोग कैपिटल L का सिंबल यूज करते हैं और इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो ये बिग ब्रैकेट के अंदर पुट करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग यहाँ पे लेंथ कहेंगे। लेंथ सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पहले भी देख रखे थे। अब आगे बिकॉज हम लोगों ने टॉपिक लिया है डायमेंशन, तो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। बिकॉज ये जो डायमेंशंस हैं इन्हीं के फिजिकल बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेसिक क्वांटिटी तो ये 7 है हमारे, लेकिन इन बेसिक क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है ये अभी तक पता नहीं है। तो जब तक इनका डायमेंशन नहीं जानेंगे तब तक हम इसके रेज्ड पावर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग पहले इसका डायमेंशन जान लेते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन होता है स्टूडेंट्स कैपिटल L बिग ब्रैकेट के अंदर, मास का कैपिटल M बिग ब्रैकेट के अंदर। ऐसे डायमेंशन को बिग ब्रैकेट में ही रखेंगे तो आप सिंपली ये समझ लो कि टाइम का कैपिटल T हो जाता है। टेम्परेचर जो है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डायमेंशन थीटा होता है। हाँ स्टूडेंट, कहीं कहीं पे इसको जो है टेम्परेचर को कैपिटल K से भी डिनोट किया जाता है केल्विन के तौर पे। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये है कि वो थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को स्टूडेंट्स कैपिटल I से डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पर। कैंडेला को स्टूडेंट्स कैपिटल J से डिनोट किया जाता है, J इसके लिए सिंबल होता है। और मोल का फिर कोई यूनिट नहीं होता है, मोल के लिए फिर कोई डायमेंशन हम लोग नहीं लिखते हैं। बिकॉज मोल एक तरह का जो है वो नंबरिंग है, काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, इसलिए मोल का फिर कोई डायमेंशन नहीं होता है स्टूडेंट्स। बट अगर इंस्टेड कहीं पे अगर आपको मिल भी जाता है मोल का लिखने के लिए, तो आप मोल को जो है MOL लिख करके डिनोट करोगे। अदरवाइज ऐसे इसका कोई बेसिक सिंबल कोई डायमेंशन के लिए स्पेशली नहीं दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब इसमें जो है आप यहाँ पे ये टर्म को समझो कि डायमेंशन के बारे में मैंने कहा कि ये एक तरीका होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में शो करने का, रिप्रेजेंट करने का, वो भी कैसे, रेज्ड पावर के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो रेज्ड पावर के फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी लेंथ वाले ही क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट, तो लेंथ को आप सिर्फ कैपिटल L लिख करके दिखा दो। अब कैपिटल L का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पावर है, पावर 1 है यहाँ पे, वो पावर हिडन फॉर्म में है, ये मैटर अलग है। अब इसी तरह से स्टूडेंट जैसे एरिया आप रिप्रेजेंट करते हो, तो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल L होता है, और ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना। ब्रेथ जो है चौड़ाई, किसी रूम का जो चौड़ाई होता है वो भी तो एक तरह का पर्टिकुलर डिस्टेंस है, लेंथ है कोई चीज का, तो इसको भी हम लोग कैपिटल L से ही डिनोट करेंगे। सो फाइनली स्टूडेंट एरिया का क्या हो जाएगा डायमेंशन, L टू द पावर 2 ये हो जाएगा। तो ये यही रेज्ड पावर का फॉर्मेशन कहलाया स्टूडेंट कि कुछ रेज्ड पावर के फॉर्म में लेकर के हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिक क्वांटिटीज में उसको हम लोग तोड़ देते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर। अगर नहीं भी क्लियर है तो हम आगे और भी कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे जो है हम लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं डायमेंशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बट नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इन यूनिट्स के डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि कभी कभी जो है इन यूनिट्स का डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो यूनिट्स का डेफिनेशन भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो ये यूनिट्स लेंथ के लिए फिक्स किए गए हैं, मीटर या किलोग्राम या सेकेंड, ये जो फिक्स किए गए हैं ये कैसे डिफाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए डिफाइन 1 मीटर जो लेंथ है उस 1 मीटर लेंथ को डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इन चीजों को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप स्नैप ले सकते हो। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो पहले मीटर को डिफाइन करने वाले कि मीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको कभी कहा जाए 1 मीटर लेंथ को डिफाइन करने की, 1 मीटर लेंथ को आप डिफाइन करो कि कैसे आप
इसको डिफाइन टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो स्टूडेंट 1 मीटर लेंथ को डिफाइन करने के लिए एक इनवेरिएबल टर्म के रिप्रेजेंट में हम लोग को जाना पड़ता है। तो इसको डिफाइन करते हुए हम लोग करते हैं कि 1 मीटर जो लेंथ है स्टूडेंट, वो लाइट के थ्रू कवर किया हुआ डिस्टेंस है जो उसके 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में होता है। ओके, लाइट के इतने सेकेंड में 1/10⁸ सेकेंड का जो पार्ट होगा, जो फ्रैक्शन होगा, उस टाइम इंटरवल में कवर किया हुआ डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ को डिफाइन करके लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in vacuum in the time interval of 1/3 into 10⁸ सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो लाइट के थ्रू 1/3 into 10⁸ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा उसी को क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। तो स्टूडेंट ये कैसे लाया गया ये यूनिट को आप ये समझो, जैसे आप जानते हो कि 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर कवर करता है। तो यहां से अगर हम इसको 1 मीटर करना चाह रहे हैं तो 3 इंटू 10⁸ वाला पार्ट को मुझे ट्रांसपोज करना होगा। तो ये ट्रांसपोज होकर के इधर आ जाएगा, तो ये 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड पार्ट आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि लाइट 1 सेकेंड में अगर इतना मीटर कवर किया है तो लाइट 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस वे में स्टूडेंट ये डिफाइन होता है लेंथ की 1 मीटर लेंथ जो है वो लाइट के थ्रू वैक्यूम में 1/3 इंटू 10⁸ पार्ट में कवर किया हुआ एक डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मास का यूनिट है। मास का ऐसा 1 किलोग्राम मास, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं 1 किलोग्राम मास। ये कैसे डिफाइन होगा स्टूडेंट्स? ओके, तो 1 किलोग्राम का जो मास का डेफिनेशन दिया गया हमारे एसआई यूनिट ब्यूरो के द्वारा, ये बोल के दिया गया कि प्लेटिनम इरिडियम नाम का एक सिलेंडर है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट के पास रखा हुआ, उनका जो ब्यूरो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का जो ब्यूरो है उनके पास रखा हुआ है ये 1 किलोग्राम का बना हुआ एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर। तो उन्होंने उसी के मास के इक्विवेलेंट मास को 1 किलोग्राम कहा है। ओके, तो इसको डिफाइन करके कहा जा सकता है कि द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, यहाँ हम पीटी लिख दिए हैं एंड आईआर लिख दिए स्टूडेंट्स, आप प्लेटिनम इरिडियम समझ सकते हो इससे। प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर kept at Bureau of Measurement and Units यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो इंटरनेशनल ब्यूरो हैं वहां पे रखा हुआ प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर के मास को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? 1 किलोग्राम मास। तो वहां एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है बना के रखा हुआ, उसका मास देखा गया तो वो उसी के मास के इक्विवेलेंट मास को हम लोग 1 kg मास डिफाइन करने लगे। और यही डेफिनेशन जो है वो हम लोग को एसआई सिस्टम्स के द्वारा दिया जाता है। तो आप भी 1 किलोग्राम को कहीं डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं अब टाइम पे। तो हम लोग टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो अब हम लोग 1 सेकंड को डिफाइन करेंगे कि 1 सेकंड टाइम इंटरवल को कैसे डिफाइन किया गया है। तो 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए लिया गया है स्टूडेंट सीजियम 133 वाले एटम्स को। तो सीजियम यानी कि CS133 वाला जो एटम होता है ये कुछ रेडिएशंस इमिट करता है स्टूडेंट, पर्टिकुलर रेडिएशंस। ये हमेशा अगर सपोज करिए कि ये एटम है तो ये कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस इमिट करते रहता है ना, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन। तो इसके किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को, बीम को कलेक्ट किया जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कितने टाइम बाद फिर से वो रिपीट होगा, वही वेवलेंथ फिर से आना चाहिए, वही रेडिएशन फिर से आना चाहिए। तो वैसी रेडिएशन के निकलने में जो यहाँ टाइम ड्यूरेशन लगता है स्टूडेंट्स,
इसी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग 1 सेकेंड का टाइम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पे डिफाइन करके कह सकते हो यहाँ पे 1 सेकेंड के बारे में कि द सीजियम 133 एटम produces some radiations of different wavelength and if we trace any particular wavelength radiation, then it again emit from atom after some time interval. This interval is called 1 second. ओके स्टूडेंट, तो कुछ इंटरवल के बाद वो उसी पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन इमिट करता है और उसी पार्टिकुलर जो टाइम इंटरवल बचेगा वहां पे जिस टाइम इंटरवल में ये रेडिएशन इमिट हुआ है उसी सेम वेवलेंथ वाला, तो उस ड्यूरेशन को हम लोग कहेंगे 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो 3 टर्म्स मैंने डिफाइन कर लिया, अब 4 और अभी बचे हुए हैं, उन चारों को भी मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है 1 केल्विन टेम्परेचर। 1 केल्विन टेम्परेचर अब हम लोग किसको कहेंगे ये देखते हैं। तो 1 केल्विन टेम्परेचर स्टूडेंट्स वाटर के ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट जिस पॉइंट पे अकर होते हैं, जिस टेम्परेचर पे अकर होते हैं, उस टेम्परेचर का फ्रैक्शनथ पार्ट, ओके, उस टेम्परेचर का हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं। 1/273.16 वाला फ्रैक्शनल पार्ट टेम्परेचर जो है वही हम लोग का कहलाता है 1 केल्विन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर पॉइंट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर of the fraction 1/273.16 is called 1 Kelvin। ओके स्टूडेंट, तो ये केल्विन को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे वाटर का ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है, तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है स्टूडेंट वो होता है एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है स्टूडेंट, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का ट्रिपल पॉइंट। इसका मतलब अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहोगे तो 273.16 केल्विन होता है। तो इतना केल्विन अगर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वाटर का ट्रिपल पॉइंट आता है, तो टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट अगर आप ले लो, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू आया 273.16 केल्विन। तो यहां से 1 केल्विन को डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा कि जो टेम्परेचर हमें ट्रिपल पॉइंट के लिए रिक्वायर है उतना डिवाइडेड बाय 273.16, ये हो जाएगा डेफिनेशन स्टूडेंट। तो 1 केल्विन को डिफाइन करके कह सकते हैं कि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 273.16 इज कॉल्ड 1 केल्विन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो 1 केल्विन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारा 1 एम्पियर डिफाइन होना था, तो 1 एम्पियर करंट को आप डिफाइन करते हैं। तो 1 एम्पियर करंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट कि द टोटल करंट maintained by the flow of 6.25 into 10 to the power 18 electrons in a wire in 1 second। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो करंट मेंटेन होगा उस करंट को 1 एम्पियर कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जितना जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का अगर चार्ज आप मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज हो जाता है 1.6 into 10 to the power -19। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल चार्ज आपको 1 कूलम मिलेगा।
और अगर इतना चार्ज जो है 1 सेकेंड में पास होता है, टाइम इंटरवल आपको 1 सेकेंड दिया गया, तो अगर ये 1 सेकेंड में पास होता है तो इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर देखते हैं स्टूडेंट, एम्पियर के बाद हम लोग का 2 और बच जाता है, एक कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का और एक मोल। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको इरेज करता हूं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक कैंडेला को डिफाइन करने के लिए कि 1 कैंडेला कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो 1 कैंडेला जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के थ्रू होता है। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर पे लेने के बाद अगर हम लोग कोई ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, जिस ब्लैक बॉडी का है ना हम लोग क्या करते हैं 1/600,000 पार्ट ले लेते हैं, इतना मीटर स्क्वायर के एरिया पर अगर हम लोग रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो उससे जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्राप्त होगा उसको हम लोग 1 कैंडेला कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको डिफाइन करके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी obtained by the 1/600,000 meter square of the black body radiation at temperature of the freezing point of cesium atom and standard pressure is called 1 कैंडेला। ओके स्टूडेंट, तो 1 कैंडेला को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसका इतना मीटर वाला पार्ट जो कि बहुत छोटा होगा, एकदम छोटा सा पार्ट होगा, ये 1 मीटर स्क्वायर का काफी छोटा सा पार्ट है स्टूडेंट्स। तो इतने छोटे से पार्ट पे एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे लेने के बाद जो रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी से इमिट होगा, जितने भी इंटेंसिटी का रेडिएशन इमिट होगा, इसी रेडिएशन को हम लोग क्या कहेंगे 1 कैंडेला कहेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा बच जाता है 1 मोल। तो 1 मोल डिफाइन होता है किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इस बेसिस पे। तो आप 1 मोल कह सकते हो कि इट इज the amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms or molecules or radicals। ओके स्टूडेंट, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में इतना सारा एटम्स या फिर इतना सारा मॉलिक्यूल्स या इतना सारा रेडिकल्स ऑब्टेन हो जाए, उतने ही अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे 1 मोल कह जाएंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स मान लेते हैं वाटर का कुछ समथिंग ग्राम हम लिए, कितना ग्राम लिए हमको नहीं पता, बट समथिंग ग्राम हम लिए। जिस समथिंग ग्राम में काउंट करने पे देखा गया कि ये 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते इतना सारा एटम्स इसमें मिल गया, सपोज करो। तो अगर इतना सारा एटम्स मिल गया और जितने भी ग्राम में मिलाओ, 2 ग्राम में या 4 ग्राम में या 10 ग्राम में, डजंट मैटर, जितना भी ग्राम में मिलाओ वही क्वांटिटी उस चीज का क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे अगर एग्जाम वाटर को एग्जैक्टली लिया जाए तो वाटर को 18 ग्राम जब आप लीजिएगा तो 18 ग्राम के पार्ट में आपको 6.022 into 10 to the power 3 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं कि इतना एटम्स या इतना मॉलिक्यूल्स मिल जाने पे जो क्वांटिटी बनेगी किसी भी सब्सटेंस का, उसी क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे 1 मोल। अब स्टूडेंट्स हम लोग आज जो है डायमेंशन पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या वेज होता है, क्या तरीका होता है, ये सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन तो कर चुके हैं, अब डेफिनेशन के बाद हम लोग आगे देखते हैं, डायमेंशन के पॉइंट पे फिर से वापस लौटते हैं कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और डायमेंशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन के लिए कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसको कैपिटल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट,
फर्स्ट थिंग ये है कि कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड इसेंशियल कंडीशन क्या है कि ये बिग ब्रैकेट में बंद होना चाहिए, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर लिख करके ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड थर्ड थिंग क्या है हमारा कि इसके लिए मिनिमम क्वांटिटी 3 होना चाहिए, ये मिनिमम 3 क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो है एम, एल और टी, ये 3 क्वांटिटी में उसको लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ का भी सिर्फ डायमेंशन लिख रहे हो और आपको एज अ क्वेश्चन ये दिया गया है, तो आप लेंथ का डायमेंशन ऐसे तो जानते हो कि सिर्फ एल होता है, बट इसको एज अ क्वेश्चन जब रिप्रेजेंट करना हो स्टूडेंट, तो इसमें ये 3 क्वांटिटी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे m टू द पावर 0, l तो है ही, एंड t टू द पावर 0। ओके स्टूडेंट, मतलब हम लोग इसमें जबरदस्ती जो है m और t को भी इंक्लूड करेंगे, तो मिनिमम ये 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो डायमेंशन लिखने का ये 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट की कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बिग ब्रैकेट में होना चाहिए, एंड थर्ड की ये मिनिमम m, l एंड t यानी 3 टर्म्स में होना चाहिए। मिनिमम यहाँ कितने टर्म्स चाहिए होंगे? 3 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन का हम लोग कुछ डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। अब डायमेंशन का यूजेज जो है वो रह गया है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में यूजेज ऑफ द डायमेंशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे ही सेफ रहिए, बैठे रहिए, और जो वीडियो है हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।